हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं आलोक श्रीवास्तव फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बाराबंकी जीनियस कोचिंग पर। और जैसा कि आपको पता है ये प्ले क्लास का लेक्चर है और जो आपका शेड्यूल था 9:05 हो चुके हैं सुबह के, उसके अकॉर्डिंग क्लास में सब लोग आ चुके होंगे। और जो लोग लाइव नहीं आ पाए, लिंक सेंड कर दिया गया होगा, प्लीज़ उस लिंक को क्लिक करिएगा ताकि आप अपने टाइम से चैनल पर आ जाएं। और जो कल लेक्चर्स में हमने स्टार्ट किया था, नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ रहे थे, फिर केस डिस्कस किया था, उसके बाद हम लोग नंबर्स पढ़ रहे थे। और नंबर्स से रिलेटेड लास्ट जो वीडियो था, लास्ट लेक्चर था, वो नंबर्स पे बेस्ड था। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। उसमें कुछ पॉइंट्स कल डिस्कस करना रह गया था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसी हैं पूछी जाती हैं। और आपको भी देखिए क्या होता है कि नंबर्स का केस हो या नंबर्स की प्रॉब्लम हो, कहीं ना कहीं उसमें टारगेटेड, यानी कि अगर आप पॉइंट वाइज पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे उसमें। तो कल हम लोग ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से सिंगुलर या प्लूरल का केस बनता है और कैसे आपके क्वेश्चन आएंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम पॉइंट्स ऑन विच क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन योर पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। देखिए एक सेंटेंस है, तो मैं, टॉपिक का नाम है नाउन और हम लोग पढ़ रहे थे नंबर्स। नंबर्स का मतलब सिंगुलर या प्लूरल पे है ना, इसी पे बात करेंगे आगे। एक सेंटेंस है, मैं आपको आज एग्जांपल से कह रहा हूँ, यानी कि एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, उसे पूछे बताइएगा इसमें गलती कहाँ पर है। कि टाउन्स आफ्टर टाउन्स वर destroyed in the flood। देखिए ये सेंटेंस लिखा आपके लिए कि टाउन्स आफ्टर टाउन्स वर डिस्ट्रॉयड इन द फ्लड। इसका क्या मतलब हुआ कि वो जो बाढ़ आई थी उसमें टाउन्स आफ्टर टाउन्स, यानी कि टाउन्स की जगह आप चाहें तो विलेजेस भी कर सकते हैं कि विलेजेस आफ्टर विलेजेस। जैसे इस समय देखिए पूरे भारत में बाढ़ का प्रकोप बहुत ज़्यादा है और 50% इंडिया जो है डूबा हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं कि गांव के गांव जो थे वो उस बाढ़ में तबाह हो गए। अब ये सेंटेंस की हिंदी है, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द मिस्टेक। अब इसमें आपको गलती ढूंढनी बताइए कहाँ पर है। इस तरह के सेंटेंस आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, जिसमें आप इस सेंटेंस का रूल के किस पर बेस्ड है उसको भी बताएंगे। पहले आप थोड़ा सा हिंट करिए कि किस पार्ट में आपको मिस्टेक लग रही है। जी, अब देखिए टाउन्स आफ्टर टाउन्स लिखा हो या विलेजेस आफ्टर विलेजेस लिखा हो, इसमें एक चीज कॉमन है क्या कि यहां पर एक प्रीपोजिशन आ जाए, प्रीपोजिशन सही है, और प्रीपोजिशन से पहले एक नाउन लिखा हो और प्रीपोजिशन के बाद दूसरा नाउन लिखा हो, और ये दोनों नाउन अगर सेम है, यानी कि रिपीटेड हैं। यहां पर जो नाउन यूज किया फिर एक प्रीपोजिशन लगाया आपने और दूसरा नाउन यूज किया और सेम सेम नाउन है, तो इसका रूल क्या है कि पहली चीज तो ये दोनों नाउन सिंगुलर केस, सिंगुलर नंबर में होना चाहिए। दूसरा, इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो भी सिंगुलर फॉर्म में होगी। तो ये रूल पर बेस्ड है आपका ये सेंटेंस। तो यहाँ पर आफ्टर क्या प्रीपोजिशन हो गया, तो यहाँ पर आफ्टर से पहले टाउन्स नहीं होगा, टाउन आफ्टर टाउन होगा, या यहाँ पर विलेज आफ्टर विलेज होगा। जैसे ही ये विलेज आफ्टर विलेज होगा तो वर्ड की जगह आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्स। ठीक है भाई, तो रूल क्या है, रूल देख लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा है रो अपॉन रो, है ना, या आपने कहा वर्ड फॉर वर्ड, वर्ड फॉर वर्ड, सही। अब रो अपॉन रो हो गया, वर्ड फॉर वर्ड हो गया, ये सब सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे। और इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगी दैट इज ऑल्सो यूज इन सिंगुलर फॉर्म। ठीक है भाई, ठीक। तो याद रखिएगा कि अगर एक प्रीपोजिशन से पहले और उस प्रीपोजिशन के बाद अगर नाउन्स आते हैं, सेम नाउन, तो उनको आपको सिंगुलर फॉर्म में लिखना है। और जब नाउन सिंगुलर हो जाएगा तो वहां पर उसमें हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में यूज होगी। तो ये आपका बेस था आपके नंबर्स पर बेस्ड, ठीक। अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, जरा इसको भी देखिएगा। लिखा है कि आई गेव हिम टू 500
100 रुपीज। ऐसे करिए 2 500 रुपीज नोट्स। आई गेव हिम 2 500 रुपीज नोट्स। पढ़ने में सेंटेंस कॉमन एरर में आता है, बहुत बार पूछा गया है। अब इस सेंटेंस को आप बताइए कि इसमें मिस्टेक अगर लिखी होगी या होगी तो किस पार्ट में होगी। पढ़िए और सेंटेंस को बताइए कि किस पार्ट में गलती है। इसमें लिखा है कि आई गेव हिम 2 500 रुपीज नोट्स। ये एक सेंटेंस और ले लिए। मान लिया लिखा है ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल जनरली। फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है 2 500 रुपीज नोट्स और दूसरे में लिखा है 5 स्टार्स होटल जनरली। जनरली तो खैर एडवर्ब है, उससे मतलब नहीं है। वी आर डिस्कसिंग नाउन ओवर हियर। तो यहाँ पर नाउन्स की अगर बात करें तो कभी भी नाउन लिखा हो तो यहाँ पर देखिएगा 2 लिखा है, 5 लिखा है, 100 लिखा है। 2 500 ये न्यूमरल क्या है? एडजेक्टिव्स हैं, आपको पता है। हिंदी में आप इसे संख्यात्मक विशेषण कहते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव्स। सही है। उसके आगे देखिए लिखा हुआ है रुपीज लिखा है और नोट्स लिखा हुआ है। ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। तो क्या करते हैं कि एक रूल ये है कि जब एक सेंटेंस में 2 नाउन्स लिखे हों और वो दोनों ही प्लूरल में हो तो जो फर्स्ट नाउन है उसको सिंगुलर में बना देते हैं और वो एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि एडजेक्टिव्स का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। प्लूरल जो है सिर्फ नाउन का ही बनता है, सिंगुलर से प्लूरल जो आप बनाते हैं। तो इस सेंटेंस में करना क्या होगा, इस नोट्स को तो आप नाउन रहने दीजिए और ये नाउन प्लूरल में हो सकता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इससे पहले जो रुपीज लिखा हुआ है इसको आपको चेंज करना पड़ेगा रुपी में, और ये भी आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। अब सेंटेंस पढ़िए। आई गेव हिम, मैंने उसे दिए क्या? 2 500 रुपी नोट्स। 500 रुपये के 2 नोट उसे दिए। तो क्या चीज आपने 2 दिया है? जो नोट है वो दिए ना। तो नोट्स देखिए प्लूरल में है, लेकिन ये जो 500 रुपी है इसको आपको सिंगुलर में लिखना पड़ेगा। इसी को समझने के लिए दूसरा सेंटेंस है ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल। अब यहां पर देखिए होटल लिखा हुआ है, ये नाउन है आपका, और उससे पहले ये 5 स्टार्स लिखा हुआ है। ठीक, अब 5 स्टार्स को अगर आप देखें तो ये एडजेक्टिव की तरह यहाँ पर काम कर रहा है। तो आपको पता है कि जब नाउन एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है सेंटेंस में तो वो प्लूरल फॉर्म में नहीं हो सकता। तो ये जो स्टार्स में आपने एस लिखा था इसको आपको रिमूव करना पड़ेगा और आपको बोलना पड़ेगा 5 स्टार होटल। अब वैसे भी देखिए लोग कहते हैं 3 स्टार या 5 स्टार या 7 स्टार बोला जाता है, वहां पर स्टार्स नहीं बोलते हैं, स्टार ही बोलते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस कुछ ऐसे लिखा हुआ है कि देयर आर 5 स्टार्स इन द स्काई, देयर आर 5 स्टार्स इन द स्काई। अब इस सेंटेंस में 5 स्टार्स सही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टार्स जो है वो नाउन की तरह यहाँ पर यूज किया गया है और ये प्लूरल हो सकता है, और यहाँ पर 5 क्या है? 5 एडजेक्टिव है। फाइन। तो ये रूल आप याद कर लीजिए कि किसी भी नाउन से पहले अगर न्यूमरल एडजेक्टिव यूज किया गया है तो वो प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा, वो सिंगुलर रहेगा। हाँ, जो लास्ट होगा वर्ड उसको आप एज अ नाउन यूज करेंगे, और चूंकि नाउन है तो उसको आप प्लूरल बना सकते हैं। तो ये रूल पर बेस्ड सेंटेंसेस आपको एग्जाम में अगर मिले तो ध्यान दीजिएगा कि नाउन को प्लूरल बनाया जा सकता है, लेकिन अगर एडजेक्टिव यूज किया गया है एज अ नाउन तो वो प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा। ठीक भाई, चलिए इसको भी देखिए। एक सेंटेंस आते हैं उसमें फ्रैक्शन वाले में। अगर मान लीजिए यूज ऑफ फ्रैक्शन है, यूज ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस को शायद भिन्न कहते हैं, जिसको आप अंश और हर में लिखते हैं बटे में, वही है। अगर वो चीज इंग्लिश में लिखी जाती है तो उसको लिखते समय आपको क्या करना होगा, वहां पर जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि 1.5 years आर वेस्टेड, 1 और आधा साल जो है बर्बाद कर दिए गए। तो यहां पर अगर इस सेंटेंस में अगर आप वर्ड इसको यूज करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा 1.5 years वर वेस्टेड, वर वेस्टेड।
अब यहाँ पर देखिए लिखा है 1.5, ये हमेशा 1.5 लिखा जाएगा और उसके बाद ये ईयर्स आएगा और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे प्लूरल फॉर्म में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ईयर्स लिखा हुआ है, सही है। लेकिन अगर सेंटेंस को कुछ ऐसे लिखा हो कि अ ईयर एंड अ हाफ, अ ईयर एंड अ हाफ, अब यहाँ पर बताइए वॉज की जगह क्या हो जाएगा, सॉरी वर की जगह यहाँ पर वॉज हो जाएगा, वॉज वेस्टेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए हाफ लिखा हुआ है, यहाँ पर ईयर्स नहीं लिखा है आपने, आपने ए ईयर एंड अ हाफ यानी कि 1 साल और आधा ये बोला है। जब 1 साल है तो ये सिंगुलर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगी। लेकिन अगर 1.5 ईयर्स लिखा होगा, क्योंकि ये 1.5 साल है, ये प्लूरल फॉर्म माना जाएगा, तो जब ये प्लूरल होगा तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगी। तो फ्रैक्शन में जब यूज करेंगे तो ध्यान रखिएगा, अगर ए हाफ के बाद यहाँ पर ईयर्स लिखा है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगी, और अगर खाली आपने ए ईयर पहले लिख दिया फिर ए हाफ लिखा है तो फिर यहाँ पर वर्ब सिंगुलर फॉर्म में यूज की जाएगी। फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन में इस तरीके से आता है। लेकिन यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि अगर वो जो फ्रैक्शंस है उससे पहले कोई न्यूमरल एडजेक्टिव ना दिया हो गया हो, है ना, अगर जो आप नाउन यूज कर रहे हैं उसमें अगर न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं है और सिर्फ जैसे लिखा हो हंड्रेड्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ, मिलियंस ऑफ या डजन्स ऑफ लिखा हुआ है तो वहां पर ऐसा आ सकता है। जैसे देखिए मैं आपको कुछ एग्जांपल लिख के दिखा रहा हूं, लिखा है कि देयर आर hundreds of partially built houses, there are hundreds of। अब यहां पर देखिए हंड्रेड्स आप लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि इससे पहले कोई न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं दिया गया है। लेकिन अगर यहां हम लिख दें 200 partially built houses are there। अब इस सेंटेंस में जब आपने शुरुआत किससे करी है? 2 से, तो 2 क्या हो गया? 2 आपका क्या हो गया? न्यूमरल एडजेक्टिव। अब जब न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाएगा तो फिर यहाँ पर 100 में जो यहाँ एस लगाया था यहाँ पर आप नहीं लगा पाएंगे, यहाँ पर आपको 200 नहीं लिखना है, जबकि ये 2 प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन इसके बाद जो ये नाउन है इसको प्लूरल नहीं कर सकते। ऐसे ही आप देखिए, आपने कहा कि आई परचेज्ड 2 डजन पेंसिल्स, ठीक। दूसरा सेंटेंस है शी डिस्ट्रीब्यूटेड डजन्स ऑफ पेंसिल्स। देखिए दोनों ही सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, दोनों में फर्क क्या है? यहां पर आपने जो डजन है उससे पहले 2 यानी कि न्यूमरल एडजेक्टिव लगाया हुआ है, तो यहां पर 2 के बाद देखिए डजन में एस नहीं लगेगा, डजन्स नहीं होगा। लेकिन यहां पर क्या किया? शी डिस्ट्रीब्यूटेड डजन्स ऑफ पेंसिल्स यानी दर्जनों पेंसिल। अब दर्जनों के मतलब यहां पर आपने इसका संख्या नहीं बताई कितने दर्जन, तो उस कंडीशन में डजन्स ऑफ हो सकता है। लेकिन जब आप 1 डजन, 2 डजन या 3 डजन करते हैं तो वहां पर एस न लगाइएगा, अदरवाइज वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट माना जाता है, ठीक। तो इसको भी क्लियर हो गया आपको कि नंबर्स रिलेटेड देखिए कितनी छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको ये क्लियर हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि किस पार्ट में जनरली जो है वो मिस्टेक्स आती हैं, पूछी जाती हैं, ठीक। आप लोग रिप्लाई करते चलिए कि आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट है उसमें आप ये बताना है कि जो नाउन्स होते हैं वो नंबर्स के बेस पे तो हो गए सिंगुलर या प्लूरल, एक कॉन्सेप्ट और है जहां पर आप उसको काउंट कर पाते या नहीं कर पाते। हाँ, लाइव बॉक्स में अपना कमेंट करते रहिएगा ताकि पता चले कि किस तरीके से आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं, और जो भी सेंटेंस में लिखता हूँ तो उसको रिप्लाई जरूर करिए कि इसमें किस पार्ट में मिस्टेक है। नंबर्स के बेस पे एक तो हो गया सिंगुलर और दूसरा हो गया प्लूरल, फाइन, दिस इज वन कॉन्सेप्ट। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है? जब आप गिन पाएंगे तभी तो सिंगुलर प्लूरल कहेंगे, जब आप गिन नहीं पाएंगे तो क्या होगा? तब कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, वहां पर भी चलता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल।
काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। यानी कि नाउन को एक कैटेगरी है काउंटेबल नाउन्स की और एक कैटेगरी है अनकाउंटेबल नाउन की, जिसमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर पाएंगे। तो काउंटेबल का मतलब क्या हुआ? जिनको, हिंदी में देखिए लिख रहा हूं, जिनको गिना जा सके या सकता हो, और इनको क्या है? जिनको गिना यानी कि जिनकी गणना गिना ना जा सके। फाइन, इसी से बनाया है काउंटेबल और अनकाउंटेबल। जैसे ये पेन है, मोबाइल है ना, आप कहते हैं ये एक है तो मतलब 1 हो गया, अभी 1 दर्जन हो जाएंगे तो आप गिन के बता देंगे कि 12 है। तो आप जब किसी भी नाउन को काउंट करके 1 2 3 यानी कि उसको न्यूमरल्स में बता सकते हैं तो वो काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर आप उसको काउंट करके नहीं बता पाएंगे, अब काउंट नहीं करेंगे तो वहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट चलता है? जनरली क्या होता है, जिन नाउन्स को हम काउंट नहीं करते उनको हम तौल करके बताते हैं, वे, WEIGH, उसको वेट से बना है वे। जैसे हम आपसे कहें कि 1 किलोग्राम ऑफ शुगर, अब 1 किलो शुगर में कितने दाने, ये आप गिन के तो नहीं बताएंगे कि कितने दाने आते हैं। लेकिन अब ये अनकाउंटेबल नाउन में है तो उसके लिए एक मात्रक तो होगा, तो वो मात्रक क्या होगा? मापने का, यानी कि तौलने का। तो जिन चीज को आप वे कर सकते हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको आप वे करते हैं, टू वे, और काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको आप क्या करते हैं? टू काउंट करते हैं। तो जनरली आप कह सकते हैं कि वे नाउन जिनको हम गिन करके बता सकते हैं वे काउंटेबल, और जिनको नहीं बता सकते वो अनकाउंटेबल नाउन्स में आएंगे। तो इस तरीके से आपका ये कॉन्सेप्ट है काउंटेबल और अनकाउंटेबल का। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसको देखिएगा, काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स, है ना। चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं कि वी आर डिस्कसिंग काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल ऑन दिस बेसिस। देखिए कुछ चीजें हैं, काउंटेबल होगा तो उसमें 2 पार्ट हो जाएंगे, या तो वो सिंगुलर होगा या वो प्लूरल होगा। लेकिन अनकाउंटेबल में आप चूंकि उसे गिन ही नहीं पाएंगे इसलिए उसको वे करके बताना होगा, और जनरली हम उसका यूज जो करते हैं वो सिंगुलर फॉर्म में ही करते हैं। एक रूल इसको समझ लीजिए कि अनकाउंटेबल नाउन अगर यहां पर लिखा है एज अ सब्जेक्ट, तो जैसे बात है सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब यूज करते हैं, तो ये वर्ब बताइए किस फॉर्म में होगी। अगर आपका नाउन अनकाउंटेबल है तो उस सेंटेंस में जो वर्ब यूज करेंगे वो किस फॉर्म में होगी? आपको बॉक्स पे ये टाइप करना है सिंगुलर या प्लूरल। अनकाउंटेबल नाउन अगर है तो उसमें सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा? देखिए एक रूल याद रखिएगा, अगर आपका सब्जेक्ट कोई भी अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। देखिए मैंने बॉक्स में बना दिया कि कोई भी नाउन जो अनकाउंटेबल है, अब अनकाउंटेबल नाउन है और सब्जेक्ट के फॉर्म में है तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, तो वर्ब जो होगा वो प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा, वो सिंगुलर फॉर्म में ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अब ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी आप हमेशा से बोलते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। फाइन, अब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है आपका? ऑनेस्टी है। अब बताइए क्या आप ऑनेस्टी को गिन पाएंगे कि उसके अंदर एक ईमानदारी है कि 2 ईमानदारी है कि 5 ईमानदारी है, कि वो दर्जनों ईमानदारियां रखता है? ऐसा तो नहीं है। तो जब ईमानदारी वर्ड जो आ गया जो कि अनकाउंटेबल नाउन्स में है, तो अनकाउंटेबल नाउन्स होने की वजह से इसके साथ आप देखेंगे हमेशा हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर फॉर्म में, है ना। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वो मेन वर्ब हो, वो सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होगी अगर नाउन आपका कैसा है? अनकाउंटेबल है। ठीक, चलिए और देखते हैं। काउंटेबल नाउन में जैसे मैंने बात किया कि 2 होंगे, या तो सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर यूज करिएगा, और अगर काउंटेबल नाउन प्लूरल तो प्लूरल फॉर्म में यूज किएगा। अब यहाँ पर आपके एग्जामिनेशन में सेंटेंस कुछ इस तरीके के आते हैं कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको जनरली वी कंसिडर अनकाउंटेबल, बट कभी कभी उनको सिंगुलैरिटी या उनकी प्लूरलिटी को दिखाने के लिए वी हैव टू ऐड सम वर्ड्स
फ्रॉम आवर साइड, यानी कि हमें अपनी तरफ से कुछ वर्ड्स ऐसे जोड़ने होते हैं जो उनको एक वचन या बहुवचन शो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है, देखिएगा आपके एग्जाम में बहुत बार आया है कि ही गेव मी एन एडवाइस, ही गेव मी एन एडवाइस। अगर इस सेंटेंस को देखें तो इसमें बताइए कहां पर गलती लग रही है आपको। लिखा है कि ही गेव मी एन एडवाइस, बताइए भाई। देखिए जब आप ही गेव मी एन एडवाइस, सॉरी एडवाइस किस पर, ADVIC, सॉरी, हाँ, ही गेव मी एन एडवाइस। अब इस सेंटेंस को अगर आप देखें तो इसमें एडवाइस जो शब्द है वो अनकाउंटेबल नाउन, ठीक। अब इसको अगर हमें सिंगुलैरिटी इसकी बतानी है, यानी कि इसको अगर सिंगुलर बताना है तो सेंटेंस हमें लिखना पड़ेगा ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। और अगर इसे प्लूरल शो करना है आपको तो ही गेव मी मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस। देख पा रहे हैं आप, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि एडवाइस जो है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है और एन जो आर्टिकल यूज किया वो एक को बताता है, सही है। ए या एन जनरली एक को बताता है, लेकिन यहां पर जब आप इसे सिंगुलर बताते हैं तो आपको ये वर्ड जोड़ना पड़ेगा, क्या, अ पीस ऑफ। और अगर प्लूरल बताना है तो मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे नाउन्स हैं जिनसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं एक बार यहाँ पर लिस्ट बना देता हूँ और आप उसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर अगर कहीं पर वो नाउन्स आते हैं तो आप उनको अनकाउंटेबल मानते हुए हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब सिंगुलर यूज करें। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एडवाइस हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है, एयर हो गया, ब्रिक हो गया, ब्रेड हो गया, स्टेशनरी, सीनरी, पोइट्री, है ना, और ये फर्नीचर, ये बहुत बार आया है आपके, फर्नीचर, एविडेंस, है ना, एविडेंस हो गया आपका, और इक्विपमेंट है और मिसचीफ है। एक नाउन होता है इक्विपमेंट, मिसचीफ। लगेज और बैगेज वो लिखा नहीं, लेकिन वो भी लिख देते हैं, इसी में आता है। जैसे लगेज लिखा हो या बैगेज लिखा हो, तो आप एक बार इस लिस्ट को देख लीजिए। एडवाइस, इंफॉर्मेशन है, हेयर है, ब्रिक है, ब्रेड है, स्टेशनरी है, सीनरी है, पोइट्री है, फर्नीचर है, एविडेंस है, इक्विपमेंट है, मिसचीफ है, लगेज और बैगेज है ना। जब कभी भी आप क्या कहते हैं, जैसे मान लिया आप सफ़र पे जाते हैं किसी यात्रा पे, तो आप अपने साथ जो सामान लेके चलते हैं, तो चाहे वो एक सूटकेस हो या कई सारे लगेज हों, कभी भी लगेजेस नहीं कहा जाता, लगेज बोलते हैं आप, है ना। ऐसे ही आपने मान लिए एक फर्नीचर घर के लिए खरीदा हो या बहुत सारे फर्नीचर्स खरीदे हों, तो इंग्लिश में फर्नीचर्स वर्ड नहीं आता है या सीनरीज नहीं होगा। तो इस तरीके के जो वर्ड्स हैं, इसको अगर सिंगुलर या प्लूरल, जैसे इसमें ये जो हेयर वाला है इससे क्वेश्चन आएगा आपके यहाँ, और कहाँ गया ये ब्रेड, इससे क्वेश्चन आता है। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि कार की पिछली सीट पर बाल का एक टुकड़ा मिला, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है सुशांत सिंह राजपूत केस का आजकल, और उसमें रिया चक्रवर्ती के साथ बहुत सारे चीज़ें हैं वो शेयर हो रही हैं। तो उसमें एक बाल का टुकड़ा मान लिया उसके कमरे से मिलता है, तो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, पीस ऑफ हेयर,
बाल का एक टुकड़ा नहीं, बताइए, बाल का एक टुकड़ा, इसे अगर हमें इंग्लिश में लिखना हो तो क्या कहेंगे, व्हाट डू वी से। चलिए इसके लिए एक वर्ड हम लोग ऐड करते हैं, अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर, STRAND, अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर। दो हैं तो क्या हो जाएगा, टू स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर। लेकिन इस हेयर में एस ना लगाइएगा, हेयर्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हेयर का प्लुरल नहीं बनता है, चाहे एक बाल हो चाहे 1000 बाल हो, हेयर ही रहेगा। ठीक, एक तो ये करिएगा। दूसरा, एक जगह आपको हेयर्स आ सकता है, पता है कब, जब बालों को उसको कलर के हिसाब से बताया जाए। जैसे आपने कहा कि उसके सर पर 2 सफेद बाल हैं, चलिए इसकी इंग्लिश टाइप करके लिखिए बॉक्स में, उसके सर में या उसके सर पर 2 सफेद बाल हैं। इसको इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा ही हैज 2 ग्रे हेयर। अब यहां पर हेयर में एस लग जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर आपने उस बाल को कलर के बेस पे डिफाइन किया। तो ही हैज 2 ग्रे हेयर्स, सफेद बालों को ग्रे हेयर्स कहते हैं। ऐसे ही ब्रेड होता है ना। अब ब्रेड का कभी भी ब्रेड्स नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन में है। और इसमें अगर आपको सिंगुलर या प्लुरल बताना है तो आपको लिखना पड़ेगा अ लोफ ऑफ ब्रेड, यह आपने कहा 2 लोव्स ऑफ ब्रेड। लेकिन देखिए ब्रेड में कभी भी आप एस ना लगाइएगा। ऐसे ही कहाँ गया वो, फर्नीचर, इक्विपमेंट, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है ज्वेलरी, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अक्सर क्या होता है, जब आपके घर में कोई शादी ब्याह फंक्शन होता है तो ज्वेलरी खरीदी जाती है, तो अक्सर लेडीज कहती है हम लोग ज्वेलरीज खरीद लाए हैं ना, क्योंकि वो कई सारे गहने या जेवर लेकर के आते हैं। लेकिन ओरिजिनली या ग्रामेटिकली देखा जाए तो ज्वेलरीज कोई वर्ड इंग्लिश में नहीं है। हाँ, वहां पर आप ये कह सकते हैं कि वी परचेज्ड मेनी आइटम्स ऑफ ज्वेलरी, या वी परचेज्ड मेनी आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, दिस इज द करेक्ट इंग्लिश। लेकिन इन किसी में भी जैसे एविडेंस होता है ना, इससे एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, एविडेंसेस, कहीं पर भी एविडेंसेस लिखा है तो वो गलत माना जाएगा, एविडेंस होगा। इक्विपमेंट्स नहीं होगा, इक्विपमेंट होगा, जिसको आप हिंदी में उपकरण कहते हैं। तो उपकरण के लिए भी, जैसे आपने कहा कि मेडिकल इक्विपमेंट्स, ठीक, तो गलत हो जाएगा, मेडिकल इक्विपमेंट ही बोलिएगा, एस नहीं लगता है उस सेंटेंस। करेक्ट है। चलिए तो इस लिस्ट को चाहे तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लिए, मैं स्क्रीन, ताकि ये आपके पास एक नोट रहे, ठीक है। तो ये ऐसे नाउन्स की लिस्ट थी जो अनकाउंटेबल थे, लेकिन अगर इनको आपको सिंगुलर या प्लुरल दिखाना है तो आपको अपनी तरफ से कुछ वर्ड्स ऐड करने होंगे, जिसमें जैसे पोएट्री लिखा हुआ है। अब पोएट्री का अगर आप पोएट्रीज करें इंग्लिश में तो वो गलत अंग्रेजी मानी जाती है। क्यों, क्योंकि पोएट्रीज कोई वर्ड होता ही नहीं है। पोएट्री का अगर आपको लिखना है तो उसका पोयम्स बन सकता है। जैसे मैंने रविन्द्रनाथ टैगोर की बहुत सारी कविताएं पढ़ी हैं, तो आई हैव रेड मेनी पोयम्स ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। लेकिन अगर आप बोलते हैं आई हैव रेड मेनी पोएट्रीज तो गलत हो जाएगा, है ना। पोएट्री का पोयम्स बनता है लेकिन वो नहीं बनता है, ठीक। तो ये इस तरीके से आप सिंगुलर से प्लुरल बना सकते हैं अगर ये काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स की बात की जाए, ठीक। अब मैं कुछ ऐसे नाउन्स की लिस्ट बनाने जा रहा हूं जिनमें आपने देखा होगा बहुत से नाउन ऐसे होते हैं जो लेफ्ट और राइट के कॉम्बिनेशन से एक यूनिट बनाते हैं। अब ये नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए, लेकिन इसको आपने पढ़ा है, लेकिन जिस तरीके से मैं पढ़ा हूं उससे देखिएगा। जैसे मान लीजिए लिखा हो स्पेक्टेकल्स, गॉगल्स, सनग्लासेस, ठीक है, या मान लीजिए लिखा हो बाइनोकुलर्स, ठीक, बाइनोकुलर्स, जीन्स, ट्राउजर्स, शूज, ग्लव्स। ये तो हो गए कुछ ड्रेस
और यहाँ पर कुछ टूल्स देख लेते हैं, जैसे प्लायर्स, सिजर्स, टोंग्स, फैंग्स, गैलोज, अब ये लिस्ट है, अगर आप ध्यान से देखें, स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मा, गॉगल्स सन ग्लासेस जो धूप के चश्मे होते हैं, बाइनोकुलर्स दूरबीन को कहते हैं, जीन्स आप जानते ही हैं पहनी जाती जीन्स है, ट्राउजर्स हैं, शूज हैं, सॉक्स, ग्लव्स, प्लायर्स, सिजर्स, टोंग्स और फैंग्स और गैलोज, ये जितने भी नाउन्स लिखे हुए हैं, इस सारे नाउन्स में आप एक चीज कॉमन देख रहे होंगे क्या, कि इसमें एक लेफ्ट और एक राइट, ये दोनों यूनिट जब मतलब दो पार्ट्स मिल करके एक यूनिट फॉर्म करते हैं, ठीक है। और इसका जब सिंगुलर से प्लुरल बनाते हैं तब वहां पर हमें अ पेयर ऑफ यूज करना पड़ेगा। जैसे आपने कहा मैंने एक जोड़ी जूता खरीदा, तो आप इंग्लिश में क्या कहेंगे, आई परचेज्ड अ पेयर ऑफ शू की शूज, सही है। फिर आपने कहा कि मैंने दो जोड़ी जूते खरीदे, तो इसकी इंग्लिश होगी आई परचेज्ड, अब वन की जगह आप क्या लिखेंगे, टू, और यहाँ पेयर में एस ना लगा दीजिएगा, नहीं गलत हो जाएगा, टू पेयर ऑफ शूज। तो इसमें अगर आपको एक या एक से ज्यादा बताना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें आप पेयर ऑफ या टू पेयर ऑफ लिखना पड़ेगा। जैसे बाइनोकुलर्स का मतलब दूरबीन होता है, बाई मतलब दो होता है, एक लेफ्ट और एक राइट दो होते हैं, तो ऐसे ही सीजर्स में दो उसके लेग्स होती हैं, टोंग्स चिमटा होता है, फैंग्स, फैंग्स जो आपने देखा होगा वो जो बिच्छू या सांप होते हैं जब वो डंक मारते हैं तो उनका जो निशान होता है वो हमेशा लेफ्ट और राइट यानी कि दो के बाद है, हमेशा पेयर में रहेगा। ऐसे ही गैलोज जो फांसी का तख्ता होता है आपने देखा होगा, वो दो जब फांसी दी जाती है तो वो ऐसे खुल जाता है ना, तो ये भी गैलोज वहीं पे आता है। गैलोज मतलब फांसी का जो तख्ता होता है उसे कहते हैं, और वो हमेशा दो पार्ट में डिवाइड रहता है यानी कि लेफ्ट और राइट उससे कॉम्बिनेशन से बनता है। तो ये जितने भी मैंने यहाँ पर नाउन्स लिखे हैं ये लेफ्ट और राइट मिल करके एक यूनिट बनाते हैं, और जब आप इसका सिंगुलर बनाएंगे तो आपको अ पेयर ऑफ यूज करना होगा, जब आप दो बताएंगे तो वहां पर टू पेयर ऑफ चलेगा, सिंगुलर से प्लुरल ऐसे बनता है इसका, ठीक है भाई। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो नाउन का नंबर्स शुरू हुआ था फ्रॉम यस्टरडे, और ये आपका आज का भी लेक्चर इसी पे है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन सम टाइम ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप इस पॉइंट को डिस्कस करिएगा, है ना, और इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं आपके पास जो भी प्रैक्टिस बुक हो आप लगाइएगा। नाउन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स, है ना, नंबर्स के बेस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं वो मैंने आपसे डिस्कस करेंगे, और आप अपनी तरफ से पहले करिएगा, फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे प्रोग्राम इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके, ठीक। अब एक चीज़ और डिस्कस करते हैं नाउन में। नाउन देखिए मैंने जो शुरुआत की थी वो काइंड्स ऑफ नाउन पहले आपसे डिस्कस किया था, फिर केस बढ़ाया मैंने आपको, ठीक है। केस में जो पॉजिटिव केस था वो सबसे इंपॉर्टेंट था, मैंने उसको डिटेल नहीं बताया आपको। उसके बाद फिर डिस्कस किया हमने नाउन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स, नंबर्स के बेस पे क्या हो गया, सिंगुलर या प्लुरल हो गया, फिर काउंटेबल और अनकाउंटेबल बताया मैंने आपको, ठीक है। अब बात करने जा रहे हैं कि नाउन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ठीक है भाई। जेंडर के बेस पर आप नाउन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, चलिए एक क्वेश्चन ही है आपसे पूछ लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर हाउ कैन वी डिवाइड नाउन, या इन हाउ मेनी पार्ट्स वी कैन डिवाइड नाउन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। प्लीज रिप्लाई करिएगा कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में बताइए कि जेंडर के आधार पर नाउन को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर हाउ मेनी पार्ट्स वी कैन वी डिवाइड नाउन्स, प्लीज रिप्लाई करिए, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर, ठीक। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर वी कैन डिवाइड डाउन इनटू 4 पार्ट्स, 1 2
3 एंड 4। नंबर 1 जो है आपका, जैसा आप सब जानते हैं, इसे कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर। नंबर 2 इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। नंबर 3 is called common gender, and the last one is called neuter gender. तो नाम से आप परिचित हो गए, you come to know what is the name of these four. First one is called masculine, second feminine, third common and fourth one is neuter. अब इसमें ब्रीफ कर देते हैं कि कौन किसके लिए यूज करते हैं। मैस्कुलिन का मतलब फॉर मेल ओनली, फेमिनिन इज यूज फॉर फीमेल ओनली, यानी कि ऐसे जेंडर जिनसे हमें मेल का पता चलता है उसे आप मैस्कुलिन कहते हैं। जैसे बॉय लिखा हो, मैन लिखा हो, है ना, या कोई भी ऐसा नाउन जिससे हमें उसके मैस्कुलिन होने का पता चलता हो। लॉयन लिखा हो, है ना, टाइगर लिखा हो, अब लॉयन का लॉयनस बनता है, टाइगर का टाइगरस बनता है, जैसे मिस्टर का मिस्ट्रेस बनता है, एक्टर का एक्ट्रेस बनता है। इस तरीके से आप जो है मैस्कुलिन से फेमिनिन में आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक जेंडर है जो है कॉमन जेंडर। अब उस कॉमन जेंडर में क्या आएगा? कॉमन में इट इज यूज्ड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। देखिए कॉमन का नाम ही क्या है? कॉमन का मतलब शायद हिंदी में उभय होता है, दोनों। तो इसमें आप जैसे आपने कहा कि टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, प्रोफेसर, है ना। अब जब बात करते हैं तो उसमें मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, है ना। तो कॉमन जेंडर वो जेंडर होता है जिसमें आप मेल और फीमेल दोनों की बात कर सकते हैं, तो उसे आप कॉमन जेंडर की कैटेगरी में रखते हैं। और लास्ट का है न्यूट्रल जेंडर। इसमें क्या होगा? इसमें हम लोग लिखते हैं कि नाइदर मेल नॉर फीमेल, ना तो ये मेल होते हैं और ना ही फीमेल होते हैं। हिंदी में आप इसे नपुंसक के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में इसे न्यूटर कहा जाता है। और जनरली इसमें नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं या लोअर एनिमल्स रखे जाते हैं इसमें। आप देखिए जनरली क्या होता है कि जैसे आप डॉग या बर्ड या काऊ पर लिखते हैं तो वहां पर क्या ही या शी यूज करते हैं डॉग के लिए? नहीं, वहां पर हम लोग इट ही यूज करते हैं। तो जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनके लिए, या मान लीजिए इन्फेंट्स लिखा हो, नवजात जो शिशु होता है, एकदम न्यूली बॉर्न बेबी होता है जिसका जेंडर डिफाइन नहीं है या जेंडर नहीं पता है, तो फिर उसके लिए भी इट का यूज किया जाता है। तो न्यूट्रल जेंडर हो गया। अब इसमें एक चीज और है, यहीं पर आप समझ लीजिए। एक चीज क्या कि एक तो ये हो गया मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट मैस्कुलिन और फेमिनिन में अक्सर है, कंफ्यूजन रहता है, तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट और है इंग्लिश में कि जहां कहीं पर भी पावर की बात होगी, स्ट्रेंथ की बात हो, या इंटेंसिटी बताई गई हो, तीव्रता, इंटेंसिटी, अगर किसी भी नाउन से आपको उस ताकत का पता चले, जिसको आप पावर कहते हैं, स्ट्रेंथ मतलब सामर्थ्य, और आपका इंटेंसिटी तीव्रता, अगर कोई भी नाउन ये शो करता है या उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उससे पता चलता है, तो उस नाउन को आपको मैस्कुलिन जेंडर में रखना होगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए यहां पर ब्यूटी की बात हो, कामनेस की बात हो, या जेंटलनेस की बात हो, हिंदी में से सुंदरता, सौम्यता या शीतलता कहते हैं, अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसी नाउन के अंदर दिखते हैं तो उस नाउन को फेमिनिन जेंडर की कैटेगरी में रखा जाता है। और इसमें एक आध क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया है आपके एग्जाम में। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कुछ सीजन्स के नेम लिख रहा हूँ, जैसे मान लिया लिखा हो समर और विंटर, तो बताइए समर सीजन लिखा है या विंटर सीजन लिखा है? वैसे तो ये न्यूट्रल जेंडर की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन अगर इनको हम इस कैरेक्टरिस्टिक से देखें तो किस में रखना चाहिए हमको? देखिए समर और विंटर, इसमें दोनों में क्या होता है? समर में इंटेंसिटी ऑफ हीट, यानी कि ऊष्मा, गर्मी की बहुत अधिकता होती है, और यहां पर क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ कोल्ड होता है। तो देखिए इंटेंसिटी है ना, तो
तो जब कभी भी इंटेंसिटी की बात होगी किसी भी नाउन से, अगर वो चीज़ दिखती होगी या उसका कैरेक्टरिस्टिक या उसका फीचर होता है, तो हम कहते हैं कि वो मैस्कुलिन जेंडर को बिलोंग करता है ना। इसी तरीके से समर विंटर हो गया। आप देखिए एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं, सन का और मून का। तो समर को किस में रखेंगे आप, ये भी मैस्कुलिन में आएगा, और विंटर भी किस में आएगा, मैस्कुलिन में आएगा। अब अगर सन या मून की बात की जाए तो सन में क्या है, आपको पता है जितनी भी ऊर्जा या एनर्जी हम लोगों को मिलती है वो सन से मिलती है। तो सन इज अ सोर्स ऑफ एक्सट्रीम पावर या एनर्जी। तो जाहिर सी बात है इसको आप किस में रखेंगे, मेल या मैस्कुलिन जेंडर में। जहाँ तक मून की बात होती है, मून इज अ सिंबल ऑफ ब्यूटी, या आप कह सकते हैं शीतलता, जिसको आप कामनेस कहते हैं, तो ये बिलोंग करेगा किसको, फीमेल में। तो इस तरीके से इंग्लिश में मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर को आप थोड़ा सा कैटेगराइज कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन आपके एसएससी में पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में, और ये जहाँ तक मुझे याद है ये एमटीएस का सवाल था, उसमें आया था। मैं ये क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ, बताइएगा। लिखा है द शिप लॉस्ट इट्स वे। नाउ प्लीज आंसर इन दिस सेंटेंस वेयर विच इज द मिस्टेक। कौन सी गलती है सेंटेंस में, द शिप लॉस्ट इट्स वे। बहुत छोटा सेंटेंस है, लेकिन इस सेंटेंस को पढ़ करके आप ये बताइए कि क्या गलती लग रही है आपको इसमें। द शिप लॉस्ट इट्स वे। देखिए आप अगर इस सेंटेंस को गौर से देखें तो इस सेंटेंस की शुरुआत में लिखा है द शिप, यही सब्जेक्ट है आपका, सही है। और ये लॉस्ट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और ये इट्स क्या है, आपको पता है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और ये क्या है, ये नाउन है आपका। आपको सही चल रहा है। अब ये शिप कैसा है आपका, नॉन लिविंग है। और नॉन लिविंग के लिए आप सब्जेक्टिव केस में इट यूज करते हैं, और ऑब्जेक्टिव केस में भी इट यूज करते हैं, और पॉजेसिव एडजेक्टिव में इट्स यूज किया जाता है। तो उस हिसाब से ये इट्स भी सही लग रहा है, ठीक। लेकिन गलती इसी में, इट्स गलत है, सही है। इट्स गलत इसलिए है क्योंकि जो इसमें करेक्शन है वो ये दिया गया है कि द शिप लॉस्ट हर वे। अब यहां पर हर को सही माना है उन्होंने, इसका मतलब शिप को क्या माना है, फेमिनिन। और ये क्वेश्चन जो है वो आपके एसएससी में पूछा गया वो सवाल है। अब इसका क्लैरिफिकेशन भी क्या दिया गया, इसको समझ लीजिए। द शिप लॉस्ट हर वे, यानी कि जहाज अपना रास्ता भटक गया या खो दिया उसने। अब यहाँ पर देखिए एक बात हो रही जहाज की, तो आप ये बताइए हिंदुस्तान में, इंडिया में एक पूरा मंत्रालय बना है इसी के नाम से, पता है आपको? एक पूरा मंत्रालय बना है इसी के नाम से, उसका नाम है जहाज रानी मंत्रालय। तो आपको पता है कि जहाज के साथ रानी वर्ड यूज किया गया, जहाज रानी मंत्रालय। इसका मतलब इसको आपने क्या माना है, फेमिनिन। दैट्स वाई जब जहाज रानी मंत्रालय है तो ये जो शिप है ये फेमिनिन होगा, तो इसके साथ जो एडजेक्टिव यूज होगा वो भी फेमिनिन वाला यूज होगा, यानी इट्स नहीं होगा, क्या होगा, हर होगा, है ना। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, ये नहीं कि वो नॉन लिविंग है तो आप उसे न्यूटर में ही रखें, ऐसा जनरली होता है। लेकिन जब कंडीशन अप्लाई हो तो वहां पर आप जो है उसको जेंडर वाइज भी आपको दिखाना पड़ेगा, है ना। या ऐसे के लिए जैसे जनरली अभी मैंने आपको बताया कि जो वो होते हैं क्या, लॉयन एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स को जनरली हम लोग इट यानी कि नॉन लिविंग इट यूज करते हैं। लेकिन मान लीजिए लॉयन है या टाइगर है, अब चूंकि आपको भी पता है कि दीज आर वेरी पावरफुल एनिमल्स, तो जब इनको स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इनका दिखाना हो तब यहाँ पर इनके साथ हम ही का यूज कर सकते हैं। फेबल स्टोरीज में जो फेबल वाली होती हैं उसमें आप देखिए बर्ड्स के लिए शी का यूज किया जाता है,
है ना। और लॉयन के लिए या टाइगर के लिए अगर वो मेल है तो उसके लिए आपको ही कैन बी यूज, यानी कि इसके साथ ही का यूज किया जा सकता है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। चलिए, तो आपने देखा कि जो नाउन का चैप्टर था आपका फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे, यानी कि मंडे ट्यूसडे एंड वेंसडे, 3 दिन आपने पूरा चैप्टर मैंने आपको नाउन का क्लियर किया। अब इसमें आपको कोई भी दिक्कत परेशानी, आपकी तरफ से कोई भी डाउट्स हो, कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, तो पहले तो आप उसे जो लाइव चैट होती है रखी गई, आप यहीं पर पूछ सकते हैं, आई वुड लाइक टू आंसर। दूसरा, आप इसको अपनी क्वेरीज को फीडबैक भी दे सकते हैं, लिख करके कमेंट्स में बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम आएँ तो उससे रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स उसको डिस्कस करके शेयर किया जा सके। दूसरा, अब एक काम आपके ऊपर है कि आप भी जानते हैं कि कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस इज इक्वल टू सक्सेस। नहीं, आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, फिर उस पर प्रैक्टिस करिए, सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। तो आपने जब एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है तो अब इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास जो भी बुक हो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर की, आप उसमें जो है कि उसमें किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको रखिए, उसको करिए, और उसमें कोई डाउट हो तो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में जाकर के प्लीज़ कमेंट टाइप करिएगा। और जो नेक्स्ट 2 डेज होगा थर्सडे और फ्राइडे में, उसमें हम अब तक जो आपको नाउन पढ़ाया है इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे फ्रॉम नेक्स्ट 2 डेज, यानी कि थर्सडे और फ्राइडे का जो सेशन होगा आपका, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम ही डिस्कस किए जाएंगे, और आप अपनी प्रॉब्लम्स भी अगर लेकर के आएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। तो अच्छा, कुछ चीज़ें मैंने आपसे पहले भी कही थी कि आपका जो एग्जामिनेशन पेपर है उसमें 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 क्या बेसिकली वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एक पार्ट है आपका बेसिक रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, और जो दूसरा पार्ट है वो है आपका वोकेबलरीज का, और तीसरा पार्ट है कॉम्प्रिहेंशन का, जिसको आप रीडिंग हैबिट या रीडिंग स्किल्स के नाम से भी जानते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जितना आप वक्त ग्रामर पे, अधिकतर लोग क्या होता है ग्रामर को सीखने में या ग्रामर रूल्स पे चलता है, लेकिन आपको साथ साथ वोकेबलरी पर भी बहुत ध्यान देना होगा, बिकॉज फाइनली जो सिलेक्शन होगा आपका वो वोकेबलरी पर बेस्ड होगा। क्यों? क्योंकि ये फाइनली जो एग्ज़ाम्स होते हैं मेंस के, उसमें जो कट ऑफ आती है उसमें अगर आप देखें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो वोकेबलरी पर बेस्ड होते हैं वो कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन होते हैं, 50 से 60 क्वेश्चन। तो अगर आप वोकेबलरी को प्री से लेकर के मेंस तक तैयार करेंगे तो फाइनली आपका जो स्कोर होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। तो मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा कि ग्रामर के साथ साथ आप वोकेबलरी पर भी उतना ही ध्यान दें। और क्लास का टाइम जो है नेक्स्ट क्लास का भी हो रहा है, तो आज की क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि चीज़ें समझ में आई होंगी। जो चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट करिएगा बॉक्स में, ताकि उसका नेक्स्ट क्लास में रिप्लाई दिया सके। और फिर लास्ट यही है कि थर्सडे और फ्राइडे का जो सेशन होगा आपका वो प्रैक्टिस सेशन होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, और आप अपनी तरफ से भी लेकर के आइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।